तो चलिए आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को समझेंगे। कैसे कन्वेंशनल करंट से डिस्प्लेसमेंट करंट डिफर होता है, और हम लोग मैक्सवेल के उस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि कैसे जो है एम्पियर सर्किटल लॉ जो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में बदलता है। तो इन सब कंसेप्ट को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसके नाम में छिपा हुआ है। क्यों इस करंट का नाम पड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट? इसका मतलब है कि डिस्प्लेस कन्वेंशनल करंट से एक डिफर होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट एक नहीं है, दोनों से डिफर है। तो बात किया जाए कि यदि हम अरस्टोड की बात करें तो अरस्टोड ने बताया था कि कोई करंट कंडक्टिंग वायर है तो इसमें करंट फ्लो करेगा तो यह वायर एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और यदि हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट। तो मैक्सवेल ने इसी का रिवर्स सोचा कि यदि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डी, अगर हम कहें फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये बी डॉट ए के इक्वल होता है। यानी कहीं पे भी फैराडेज का जो इंडक्शन का जो नियम कहता है डी फाई वी ओवर डी टी इज इक्वल माइनस डी फाई वी ओवर डी टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एरिया में चेंज ना किया जाए, यानी माइनस ए डी फाई वी के जगह बी ए रखते हैं तो डी बी बाई डी टी, इसका मतलब ये हुआ कि यदि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैक्सवेल ने कहा कि यदि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग करंट को प्रोड्यूस कर सकता है तो इसका रिवर्स टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस अ करंट। तो मैक्सवेल के कंसेप्ट के अनुसार जो है यदि फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लक्स की, तो हम कहते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए के इक्वल होता है। यदि डी फाई ई ओवर डी टी को कैलकुलेट किया जाए तो दिस डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ए को कांस्टेंट मान लेते हैं तो डी ई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा। और मैक्सवेल के अनुसार यही इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस करंट, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको उसने परिभाषित किया आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी फाई ई ओवर डी टी के इक्वल बताया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी के डी अपन में डी टी, ये करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। और इस करंट की बात किया जाए तो यह वजूद किसके कारण है? तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फ्लक्स है उसके चेंज के कारण जो ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कैपेसिटर के कंसेप्ट से। जब कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक कोई कैपेसिटर है और जैसे ही कैपेसिटर को हम कनेक्ट किए किसी डीसी सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें चलिए हमने की कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? बैटरी का जैसे ही की ऑन किया जाता है तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन जब किया जाता है तो दो कंडक्टिंग प्लेट को इंसुलेटर के द्वारा या एयर के द्वारा सेपरेट किया जाता है इस प्रकार से कि दोनों प्लेट पे चार्ज हों, डिफरेंट पोलरिटीज के चार्ज होंगे
और उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कैपेसिटर के प्लेट के साइज के कंपैरिजन जो है बहुत स्मॉल गैप होते हैं। तो कैपेसिटर के मैकेनिज्म को अगर हम कंसीडर करें, मान लेते हैं कि हमने स्विच को ऑन किया और एक हायर पोटेंशियल है बैटरी का या लोअर पोटेंशियल है, तो करंट जो है कन्वेंशनल करंट जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी करंट इस तरफ से इस डायरेक्शन में कैपेसिटर की ओर मूव करेगा। और इसी प्रकार से यदि कहें तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट आएगा तो इस करंट को हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ आएगा। लेकिन इस कैपेसिटर के बीच में जो खाली रीजन में है, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का मान जो है 0 के इक्वल है। कोई करंट कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स को भरा गया है जो कि करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं। तो जो भी करंट कन्वेंशनल करंट जो सेटअप होगा इस सर्किट में कुछ इस प्रकार से होगा, एक कैपेसिटर ब्लॉकिंग की तरह कार्य करेगा। तो मान लेते हैं कि ये चूंकि कंडक्टिंग प्लेट से बना हुआ है तो कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं, तो ये हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब हुआ इस प्लेट के जो नेगेटिव चार्जेज हैं, आयंस हैं, वो इसके तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, नेगेटिव इधर आना शुरू होगा। तो चूंकि कंडक्टर शुरू में न्यूट्रल था, जितने प्लस चार्ज थे उतने माइनस चार्ज थे, अब उसमें से माइनस चार्ज इधर की तरफ आना शुरू होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो प्लेट पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली यदि बात करें यहाँ से, तो चूंकि बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है तो जितने भी इसमें के पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी हो जाएगा, इसलिए इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। या कुछ इस प्रकार से भी हम लोग इसको बता सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, यानी ए प्लेट प्लस क्यू की तरह बिहेव करेगा, ए माइनस क्यू की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो एक्युमुलेशन है चार्ज का इन प्लेट के बीच में, वो सडनली एकाएक एक्युमुलेट नहीं हो जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये जो है चार्ज एक्युमुलेट होंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर में चार्जिंग कहते हैं। तो जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तब तक जो है आयंस जो हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है प्लेट के सरफेस पे एक्युमुलेशन होता जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चूंकि चार्ज का अमाउंट जो है इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान इंक्रीज करेगा। तो अगर फुली चार्ज की बात किया जाए, फुली चार्ज का मतलब होता है कि कैपेसिटर का जितना भी चार्ज है वो कंप्लीटली इस प्लेट, दोनों प्लेट पे सेपरेटली अलाइंड हो जाते हैं। उस समय जो है चार्ज जो है कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो जाता है। तो उस दौरान जो है कांस्टेंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। और फिर अगर डिस्चार्जिंग की बात करें तो चूंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो गया है, अब यहाँ से चार्ज डिस्चार्जिंग के केस में धीरे धीरे एक्युमुलेशन से हटना शुरू होंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सवेल के अनुसार टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा करंट, और वह करंट किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है। तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, जिस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आईडी होगा। यदि हम इस करंट को निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लक्स बराबर फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और प्लेट कंडक्टर के केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसके इक्वल होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
एरिया के, एंड चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू किसके होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा फ्लक्स फाई ई के इक्वल होगा। और डी फाई ओवर डी टी को यदि कैलकुलेट किया जाए, डी फाई ई ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू जो होगा डी वाई डी टी ऑफ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट चूंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस करंट को यदि हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं तो दिस इज इक्वल टू डी फाई ई ओवर डी टी के इक्वल होगा। और इस एप्सिलॉन नॉट के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी के इक्वल हो गया। और इसका वजूद किसके कारण, चूंकि कैपेसिटर के प्लेट की एरिया को हम लोग नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ID है वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक करंट का वजूद है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का मान कितना रहेगा, 0 के इक्वल होगा। तो मैक्सवेल ने बताया कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। दैट मीन्स उस समय में यहाँ इस प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद रहेगा। मैक्सवेल ने इसको वेरीफाई करने का प्रयास किया, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट का वजूद होता है उसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो कन्वेंशनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में अंतर होता है। कन्वेंशनल करंट जो है मैकेनिकल एनर्जी से जो प्रोड्यूस, बैटरी से जो प्रोड्यूस हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या है, करंट का डिफिनीशन जो है उस समय पढ़ा जाता था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना जो है, मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना जो है चार्ज का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट को समझने के लिए करंट डेंसिटी को समझना पड़ता है, वो एरिया का जो है डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो फ्लो उसका रेट जो है, तो करंट का कंसेप्ट डिफिनीशन यही था कि चार्ज के टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लो है वही करंट को प्रोड्यूस करता है। तो वह डिफिनीशन या वह कंसेप्ट से जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट बिल्कुल डिफर है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस जो करंट है वह डिस्प्लेसमेंट करंट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण जो है प्रोड्यूस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ये इसको यदि हम ऐसे भी समझें, मान लेते हैं कि चलिए हम कहते हैं कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज Q रखा गया है और R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस चार्ज के कारण जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के पॉइंट चार्ज के कारण। यदि यह जो चार्ज जो रेस्ट में था, अब यह चार्ज जो है ऑसिलेट चार्ज को करा देते हैं। ऑसिलेटिंग का मतलब हुआ कि या तो यह इधर आए चार्ज या तो इधर जाए। अगर ये चार्ज अपने पोजीशन से इधर उधर करता है ऑसिलेट करने के दरमियान, तो उस समय ए आर डिस्टेंस जो है बदलेगा और आर चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पता चला कि ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां कहीं पे भी चार्ज ऑसिलेट करेगा वह डिस्प्लेसमेंट करंट को
प्रोड्यूस करेगा। तो अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया था, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्तंभ है, 4 इक्वेशन जो है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो सही अगर कंसेप्ट को समझना है तो मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को ध्यान में रखकर ही समझा जा सकता है। तो उस ऑसिलेटिंग चार्ज के कंसेप्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन होता है, क्योंकि चार्ज वहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन को परफॉर्म करते हैं, और चार्ज जब एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा तो चार्ज की एनर्जी होगी, और उसी हाई एनर्जी से जब वो टकराता है तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व होकर हम एक्सरेज के रूप में देखते हैं। तो खैर उसको बाद आगे कंसेप्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर के केस को हम लोग देख रहे थे, तो मैक्सवेल ने इसको कैसे वेरीफाई किया, तो 2 नियम को हम देखते हैं। एक किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, फर्स्ट हम बात करेंगे किरचॉफ्स जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ कहते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे एम्पियर का जो है सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसकी बात करेंगे। दोनों लॉ को जो है कैपेसिटर के केस में देखें तो अगर हम किरचॉफ्स की जंक्शन रूल की बात करें तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कहता है कि समेशन I इज इक्वल टू 0 एट अ जंक्शन, समेशन I इज इक्वल टू 0। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा है। दैट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यदि हम बात करें कि कहीं कैपेसिटर से बाहर की रीजन में यदि हम बात करें, तो चूंकि यहाँ से कन्वेंशनल करंट इंटर किया और यहाँ से बाहर निकल गया, तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटर के इनसाइड यदि देखा जाए तो कैपेसिटर के इनसाइड चूंकि कन्वेंशनल करंट का मान 0 है, अगर हम जस्ट सरफेस पे बात कर लेते हैं तो जस्ट सरफेस पे बात कर रहे हैं तो इनकमिंग करंट तो इसमें IC इंटर किया, और इनर पार्ट में चूंकि कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है तो इस रीजन में कन्वेंशनल करंट IC का मान 0 है। तो ऐसा कौन सा लूप है अगर हम कहें जंक्शन कि जहां पे करंट इंटर करे और आउट 0 मिले, तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इस कंसेप्ट से मैक्सवेल ने सेटिस्फाइड हो गया कि निश्चित रूप से जो है कैपेसिटर के अंदर जो है करंट मौजूद है। फिर उसने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया एम्पियर सर्किटल लॉ को। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर हम कहें कि कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा राइट हैंड थंब रूल से करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, फिंगर को कर्व कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो सर्कुलर डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो रहा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl, क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड या नेट करंट इनक्लोज्ड। इस लूप में, क्लोज एम्पेरिकल लूप में जितना भी करंट इनक्लोज्ड है उन सारे करंट को यदि जोड़ दिया जाए और म्यू नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसमें, तो वह किसके इक्वल होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो भी हमने करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर के कारण इस लूप, अगर हम इसको सर्कुलर लूप कंसीडर किए हैं तो इसके सरकमफेरेंस पे हर एक लेंथ पे जो होगा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम सब पूरे लेंथ
पूरे सरकमफ्रेंस के लिए, इंटायर के लिए जोड़ देंगे तो वो किसके इक्वल होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। तो इसको बी टोटल कहेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड V1 है, इस इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल रीजन में B2 है, इस इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल रीजन में B3 है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। पूरे जो सरकमफरेंस है सर्कल का, उस सब पे जो है जो भी मैग्नेटिक फील्ड है सबको जोड़ दें। तो चूंकि वो लाइन पे है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इसी कंसेप्ट को जो है मैक्सवेल ने कैपेसिटर के बीच में देखने का प्रयास किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है किसके इक्वल होता है? B डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट इनक्लोज्ड के इक्वल होता है। तो चूंकि यहाँ कन्वेंशनल करंट जीरो है, कन्वेंशनल करंट जीरो है, कोई करंट इनक्लोज नहीं है। अगर इसमें अगर लूप को कंसीडर कर लिया जाए तो इस लूप में कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है, जीरो के इक्वल है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के, क्योंकि करंट नहीं है। म्यू नॉट टाइम्स जो होगा आई कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल का मान जीरो है, इसलिए V डॉट डी एल जीरो। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत रिजल्ट जो है मैक्सवेल ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया कि एक कंपास निडल को कैपेसिटर के बीच में अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो देखे कि कंपास निडल जो है जैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है? वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से इन्फ्लुएंस होता है उस प्रकार का इन्फ्लुएंस देखा। इसका मतलब उसने कंफर्म हो गया कि नहीं, इसमें 100% जो है कुछ करंट है और वह करंट मिसिंग करंट है। यानी इस कन्वेंशनल करंट जो जीरो दिखाया जा रहा है इसको डिस्प्लेस कर वो करंट आया है, यानी कन्वेंशनल को हटाकर खुद वहां उसकी वजूद आई है, इसलिए इस करंट का नाम पड़ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट नाम पड़ गया। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई dt। और यहाँ से उसने इस एम्पियर सर्किटल लॉ में जो कहा गया था कि जो B डॉट डी एल होता है म्यू नॉट टाइम्स नेट इनक्लोज्ड करंट, नेट मतलब टोटल इनक्लोज्ड करंट। तो यदि कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट को मिस कर दिया जाएगा तो इसका मतलब नेट करंट वो नहीं कहलाएगा, टोटल करंट नहीं कहलाएगा। इसलिए मैक्सवेल ने अपने चौथे इक्वेशन में एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन या मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ के रूप में उस इक्वेशन को बताया, और वो इक्वेशन बदल जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब जो करंट किसके कारण? समेशन ऑफ I कन्वेंशनल प्लस I डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो सकता है कि कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट का मान जीरो हो जाए। वह सिचुएशन क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग ना हो, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा तो केवल कन्वेंशनल करंट का सम होगा। लेकिन यदि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो वहां इसकी मौजूदगी होगी। देन इक्वेशन बन जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई डी का मान है एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ओवर डी टी। तो ये जो है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या मैक्सवेल का जो है फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बताता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल V डॉट डी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q नेट
इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या इक्वल होता है। सेकेंड इक्वेशन बताता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। और मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी के इक्वल होता है। अब चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिंग होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात किया गया है। अब इसने करंट की बात करेगा, वो करंट किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने के कारण करंट को जो है मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन में शामिल किया है। तो यहाँ से हम लोग जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के करंट को जो कंसेप्ट को जो है उसने चेंज किया। दिस इज इक्वल टू डी फाई ई ओवर डी टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज जो है किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेगा। और दिस इज जो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उसको जो है यदि कैलकुलेट किया जाए तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन के रूप में जाना जाएगा। वो लाइन इंटीग्रल की बात होगा कि लाइन इंटीग्रल जो है ई डॉट डी एल जो है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का बात किया है चौथे इक्वेशन में, तो वैसे ही यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। अब देखिए ईएमएफ फैराडेज का जो फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ की बात किया गया है। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि R से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल। तो इसका मतलब इस ईएमएफ को यदि हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डीएल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल अब ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी के इक्वल होगा। दिस इज नोन एज एम्पियर्स थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। तो ये मैक्सवेल के 4 इक्वेशन थे। आई होप कि अब जो है आप डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ पाए होंगे और यही कंसेप्ट मैक्सवेल का जो चारों इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है ओरिजिन की ओर ले जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट को बताएंगे। तो आई होप कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ गए होंगे। थैंक यू।